हेलो गाइस, वेलकम टू H2O, द A to Z of Chemistry। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत कुछ गेन कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेक्चर 1। और अगर ये पार्ट 2 है तो ऑब्वियसली पार्ट 1 भी जरूर होगा। अब जो लोग हमें इस लेक्चर में पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए पार्ट 1 में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशन सबसे पहले शुरू की थी। हमने सीखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, और फिर एक डिटेल्ड डिस्कशन हमने शुरू की नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। अब उस डिटेल्ड डिस्कशन को फिनिश करते करते पहले से 17 लेक्चर्स हमें लगे एक थरो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो हमने हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको उस कंसेप्ट से नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उस कोर्स को देख सकते हैं, और आपके जो सब डाउट्स हैं रिलेटेड टू नॉमेनक्लेचर वो सब क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी वो देख चुके हैं वो आज इस लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक को सीखने वाले हैं। और वो नया टॉपिक क्या है, फिर आज हम सीखेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। और ये जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11 क्लास 12 में आप बहुत सारी जगह पे इसको कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। इनफैक्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। आप हर एक टॉपिक जो यहाँ पे सीखेंगे वो आने वाले कोर्सेज में, चाहे 11th में आप हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करोगे, फिर 12th में अल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कुछ भी हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उन सब में इन कंसेप्ट्स को हम यूज करने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो वहां पे आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे डिटेल में हर एक टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, राइट। आज हम शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म। और इन एक और इंफॉर्मेशन आइसोमेरिज्म से रिलेटेड ये है कि अगर आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेते हैं तो हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट में है ऐसे कि अगर आप चैप्टर देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वहां पे कुछ पोर्शन ऑफ आइसोमेरिज्म डिस्कस हुआ हुआ है, कुछ पोर्शन हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में हुआ हुआ है, और फिर उसके बाद कुछ पोर्शन क्लास 12th में चला जाएगा। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब सीखेंगे, मगर एक साथ इकट्ठे सीखेंगे, सो दैट कि जब भी आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे बाद में वो आपको ऑलरेडी कंसेप्ट्स आते होंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जो आपके टॉपिक्स एनसीईआरटी में आ रहे हैं अब वो टॉपिक यहाँ से सीखते जाओ, और जब नेक्स्ट टॉपिक आए अब फिर से इस कोर्स पे आ जाओ। ठीक है, पर बेस्ट ऑप्शन इज कि अगर आप सारा का सारा आइसोमेरिज्म एक बारी में अच्छे से समझ लेंगे तो जब आप वो वाले चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे, उनकी रिविजन होगी, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। सो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आइसोमेरिज्म को आज शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि आइसोमेरिज्म वर्ड का मीनिंग क्या है। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस अपने लेक्चर नंबर 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। और वहां पे हमने क्या स्टडी किया था, वहां पे हमने लेक्चर 1 में स्टडी किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कैसे मिलते हैं, राइट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनिशियली ये सोचा जाता था कि हमें मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही। और यहाँ पे हमें एक बर्जिलियस ने, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, प्रपोज किया था एक वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स। तो कोई जादुई ताकत है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स से ही मिल सकते हैं। मगर बर्जिलियस के एक स्टूडेंट थे वॉलर, और उन्होंने अपने टीचर को गलत प्रूफ किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वेल वोहलर ने लेबोरेटरी में यूरिया को सिंथेसाइज किया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को सिंथेसाइज किया और अपने टीचर को गलत प्रूफ किया। तो बर्जिलियस ने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से ही मिलेंगे, उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आर्टिफिशियली
लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोग ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में स्टडी कर चुके हो, आई होप यू ऑल रिमेम्बर। तो उसकी जो रिएक्शन थी वो क्या थी, NH4CNO जो कि है अमोनियम साइनेट, उसको जब हम हीट करते हैं तो फॉर्म होता है NH2CONH2 जो कि है यूरिया। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बर्जिलियस ने भी देखा, वॉलर ने भी देखा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो उन्होंने नोटिस क्या किया, ठीक है, तो बर्जिलियस ने ये नहीं कहा कि तुमने गलत काम किया, तुमने मुझे प्रूफ गलत कर दिया। तो वो बहुत खुश हुए कि उनका एक स्टूडेंट उनसे भी ऊपर राइज करके एक नया कंसेप्ट लेकर आया। फाइन। सो बर्जिलियस और वॉलर ने अब इन दोनों कंपाउंड्स को स्टडी किया, तो उन्होंने क्या देखा कि इन कंपाउंड्स के अंदर एक सिमिलैरिटी थी। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनके बीच में सिमिलैरिटी। वेल, वो सिमिलैरिटी आप लोग भी देख सकते हो। सिमिलैरिटी क्या है, वो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों कंपाउंड्स के अंदर सेम तरह के एटम्स और सेम तरह के एटम्स का सेम नंबर प्रेजेंट है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन के 2 एटम, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4, 2 और 2 4 हाइड्रोजन के एटम, एक कार्बन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। तो इन दोनों ही कंपाउंड्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है, CH4N2O, राइट। तो यहां से बर्जिलियस ने एक नया टर्म को कॉइन किया और वो टर्म क्या था, आइसोमर। और आइसोमर का मीनिंग कहां से आया, 2 ग्रीक वर्ड से उन्होंने उसका मीनिंग लिया, आइयोस जिसका मीनिंग था सेम, और मरोस जिसका पार्ट्स, सेम पार्ट्स। तो आइसोमर्स किसके बने हुए होते हैं, सेम पार्ट्स के बने हुए होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अमोनियम साइनेट और यूरिया किससे बने हुए हैं, सेम पार्ट्स से बने हुए, सेम एटम से, और उनका नंबर भी सेम है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहली बार बर्जिलियस ने आइसोमर वर्ड का यूज किया। तो अब हम डेफिनेशन को इसकी देखते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है और आइसोमर्स क्या है। सो आइसोमेरिज्म जो कंसेप्ट हमें बर्जिलियस और वॉलर ने दिया, और जो ये टर्म है वो हमें बर्जिलियस ने दी, और उसके अकॉर्डिंगली द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स possessing the same molecular formula but different properties, this is called as isomerism or isomorphism। ठीक है, एंड द कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स और आइसोमॉर्फ्स। तो जैसे हमारे पास अमोनियम साइनेट और यूरिया है, दोनों ही कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, बट वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। अब जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, दोनों भी डिफरेंट हो सकती हैं, मगर प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3NO2। तो अगर मैं इसको देख के कहूं कि मेरे पास 2 कंपाउंड्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम सोचेंगे कि दोनों एक जैसे हैं। बट हम क्या देखते हैं कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है। एक कंपाउंड का नाम है नाइट्रोमीथेन, दूसरे कंपाउंड का नाम है मिथाइल नाइट्राइट। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी एक CH3 है, यहाँ पे भी एक CH3 है, बट आगे ये जो कार्बन है CH3 का वो NO2 ग्रुप के N से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये जो CH3 का कार्बन है वो अगेन NO ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये है नाइट्रोमीथेन, ये है मिथाइल नाइट्राइट। इनकी प्रॉपर्टीज को आगे डिटेल में देखते हैं हम। तो क्या देखते हैं कि नाइट्रोमीथेन दिस इज अ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल फॉर द रेस कार्स। और उधर मिथाइल नाइट्राइट ये एक गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -12 डिग्री सेल्सियस, 101 और -12, सी द डिफरेंस। and this causes dilatation of the blood vessels when inhaled। तो जब हम इसको सांस के साथ अंदर लेंगे तो ये ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन कॉज करेगा, उनका साइज, उनका जो ल्यूमेन है, उनका जो छेद है वो ब्लड वेसल्स का वो बड़ा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये हमारे पास 2 कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनको हम बोलेंगे आइसोमर्स। अगर हम इसको डेली लाइफ के साथ एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास जुड़वा भाई बहन।
तो वो आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी, जैसे कि बहुत पुरानी मूवी थी एक दिलीप कुमार की, राम और श्याम। फिर उसके बाद सीता और गीता आई हेमा मालिनी की। फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने देखी हुई तो अंगूर बहुत फेमस मूवी है, कॉमेडी मूवी है, इंटरेस्टिंग मूवी है, जहाँ पे संजीव कुमार दो जुड़वा भाइयों का रोल प्ले करते हैं और दोनों को ऑब्वियसली क्या है, बिहेवियर डिफरेंट है, शक्ल सेम है। सिमिलरली गोलमाल एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉमेडी मूवी है, वहां पे दो जुड़वा भाई तो नहीं थे, मगर एक ने ही पोर्ट्रे किया जैसे कि वो दो जुड़वा भाई हैं। तो ऑब्वियसली था क्या उनके अंदर कि उन दोनों के जो बिहेवियर हैं वो डिफरेंट है। शक्ल सेम थी, बिहेवियर डिफरेंट था। तो बिल्कुल वैसे ही आइसोमर्स होते हैं, फॉर्मूला सेम है, शक्ल सेम है, मगर बिहेवियर डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारे जुड़वा भाई हैं। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट चीज, हम यहाँ पे कहते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है आइसोमर्स का। तो क्या कुछ और भी है जो कि सेम हो सकता है? बहुत आसान है, सिंपल है, मगर कई बारी अगर क्वेश्चन आ जाए इस पे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि और क्या सेम है। हमने तो पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी तो सेम होगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इसमें बताने वाली क्या बात है, कुछ भी बात नहीं है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। अब अगर क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम है, तो अगर इनके बीच में कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जिससे हम उसको डिवाइड कर सके, जैसे कि C6H12O6 के अंदर एक कॉमन फैक्टर 6 होता है ग्लूकोज पे, तो उसमें से हम 6 को कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास आ जाता है CH2O। तो वो क्या होता है, वो होता है इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ऐसे कंपाउंड्स का इम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, और इम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है तो ऑब्वियसली इम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी सेम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो सेम हो सकती है वो है इनकी वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमने इसको सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था कि 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वेपर डेंसिटी आती है कंपाउंड की। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, उसको एक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हो तो वेपर डेंसिटी भी सेम आएगी। तो ये 5 चीजें सेम हो गई, एक ही सेम तो नहीं थी। और साथ ही में एक इनके अंदर कंसेप्ट हम यूज करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये क्या होता है हम आगे आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, बट ये भी इन कंपाउंड्स के लिए अगर आइसोमर्स होंगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी इन केसेस में सेम होगा। ऑलराइट, सो ये 6 चीजें यहाँ पे सेम होंगी, सिर्फ एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। दिस इज समथिंग दैट यू विल रिमेंबर। आसान है समझना, ऑब्वियस सी चीज है, बट स्टिल कई बारी हमारे दिमाग में से वो चीज निकल जाती है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। आगे क्या है, आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन। तो ब्रॉडली हम आइसोमेरिज्म को दो क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल और स्टीरियो का मतलब क्या है, दोनों ही केसेस में जो कंपाउंड्स होंगे उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे, मगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो स्ट्रक्चर और स्टीरियो में क्या फर्क होता है। तो हमारे पास एक तरफ है इथीन, ये हमने इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। जब भी आपको पेपर पे ड्रॉ करना होता है तो आप कैसे ड्रॉ कर देते हो, दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड, एक एक सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से ये हमारा इथीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब दूसरी तरफ से अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल जो है वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो स्पेस में एग्जिस्ट करता है। तो उसका जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी वो इस तरीके से है। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर की स्पेस के अंदर पोजीशन को चेंज कर दूं और उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए, तो वो आइसोमर क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मगर उनकी स्पेस में जो पोजीशनिंग है वो डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, एटम्स की पोजीशनिंग में कुछ डिफरेंस होगा, स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होगा, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे जैसे डिटेल में आप स्टडी करोगे आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। ठीक है, अब ये आगे फर्दर क्लासिफाई होते हैं, तो लेट अस सी द कंप्लीट क्लासिफिकेशन।
सबसे पहले आइसोमेरिज्म को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आगे 6 फर्दर टाइप्स का, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, फिर पोजिशन, फिर फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टेट्रोमेरिज्म। तो वन बाय वन हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के आगे दो फर्दर टाइप्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल में हमारे पास है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और कन्फर्मेशनल में रोटेशनल आइसोमेरिज्म और एक अमीन इन्वर्जन है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डिस्कशन, जिसमें पहले दो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर फर्दर वन बाय वन हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, और यहाँ पे कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। और स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे का मीनिंग कि जिस तरीके से एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो मैनर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, वो कैसे डिफरेंट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में आप स्टडी करते जाओगे। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंस, जिस तरीके से एटम्स की कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज चेन आइसोमेरिज्म। अब ये यहाँ पे क्या है, इसको हम स्केलेटल या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो हमारा स्केलेटन क्या करता है, हमारे स्ट्रक्चर को एक ढांचा देता है। ठीक है, हमारे जैसा भी बोन्स के अरेंजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली चीज क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। ठीक है, अगर लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन में अब डिफरेंस हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म या स्केलेटल आइसोमेरिज्म या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनके अंदर जो कार्बन का स्केलेटन है वो डिफरेंट है, कार्बन एटम्स की जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है उसमें डिफरेंस है, तो उनको हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स और फिनोमिनन को बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास C4H10 है, इसके दो चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। पहला आइसोमर क्या है कि हमने 4 कार्बन एटम लिए, उन चारों कार्बन एटम को एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस चेन में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्वियसली जो चार अरेंज करोगे इसके बाद आप हाइड्रोजन पुट करोगे तो आपके पास जो कंपाउंड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा C4H10। यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड्स हैं और लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन बन गई, ये बन गया हमारे पास ब्यूटेन। अब ये 4 कार्बन वाली चेन है, हम इससे क्या करेंगे, हम एक छोटे कार्बन वाली चेन बना लेंगे। हम 3 कार्बन वाली चेन बना ली हमने। तो 3 कार्बन वाली जब हमने चेन बनाई तो एक मिथाइल ग्रुप फ्री हो जाएगा। उस मिथाइल ग्रुप को हमने पोजीशन नंबर 2 पे लगा दिया। इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेन। ये है एन ब्यूटेन क्योंकि ये स्ट्रेट कॉन्टिन्यूअस चेन है। यहाँ पे अगेन कॉमन नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं कि काउंट करते हैं कि टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ब्यूटेन। और यहाँ पे एक आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। आइसो ग्रुप कौन सा होता है, जहां पे सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, उस वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमेशा आप एक आइसो कंपाउंड में देखोगे। ये क्या है, आइसोब्यूटेन, या IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन। सो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हम क्या देख सकते हैं, इन दोनों में हम देखते हैं कि कार्बन की जो कॉन्टिन्यूअस चेन है, पेरेंट चेन है, उसका साइज में डिफरेंस है। यहाँ पे 4 कार्बन वाली चेन, यहाँ पे 3 कार्बन वाली चेन, तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, चेन आइसोमर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे पेंटेन देख सकते हो, C5H12। तो इसके अगर आप चेन आइसोमर्स ड्रॉ करोगे तो 3 चेन आइसोमर्स बनेंगे। पहला अगेन स्ट्रेट वाला, 5 कार्बन सारे एक ही लाइन में लगा दिए। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 4 कार्बन को एक लाइन में लगा देंगे और एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हमने लगाया पोजीशन नंबर 2 पे।
राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने पोजीशन नंबर 1 पे नहीं लगाया, यहाँ पे भी हमने पोजीशन नंबर 1 पे नहीं लगाया, यहाँ पे भी हमने पोजीशन नंबर 1 पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अगर हम पोजीशन नंबर 1 पे लगा देंगे तो वो अगेन वो एक कॉन्टिन्यूअस चेन बन जाएगी, वो 4 कार्बन वाली चेन बन जाएगी, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली आपको उसकी नंबरिंग उसके अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दूंगी तो मेरी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन कौन सी बन जाएगी? ये ऐसे। सो अगेन ये क्या बन जाएगा? एन ब्यूटेन। सिमिलरली अगर हम पेंटेन में भी 4 कार्बन की एक चेन ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट पोजीशन पे या लास्ट पोजीशन पे जो टर्मिनल पोजीशंस है वहां पे लगाएंगे तो हमारी कॉन्टिन्यूअस चेन सेम रहेगी, तो हमें टर्मिनल पोजीशन पे इसको नहीं लगाया, ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन पे लगाया तो ये क्या बन गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगेन यहाँ पे आप एक आइसो स्ट्रक्चर देख सकते हो, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन, राइट। अब नेक्स्ट पोजीशन 3 पे जा सकते हो, अगर 3 पोजीशन पे जाओगे तो नंबरिंग क्या हो जाएगी? 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं, आप नंबरिंग इधर से शुरू करोगे तो अगेन ये बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे ये पॉसिबल है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं अब कि हम 3 कार्बन वाली चेन पे मूव कर सकते हैं। 3 कार्बन वाली चेन पे मूव करोगे, एक मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा दिया, एक मिथाइल ग्रुप नीचे लगा दिया, कंपाउंड का नाम क्या बन गया? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और ऐसे कंपाउंड में जहां पे सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, 2,2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? नियो कंपाउंड, ठीक है। तो ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड जहां पे सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। ये सब आइसो, नियो, एन हमने कहाँ पे डिस्कस किए थे? जब हमने नॉमेनक्लेचर को शुरू किया था, हमने लेक्चर नंबर 6 में इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। सो इन केस अगर आपके अभी भी कंसेप्ट वीक हो तो आप उस लेक्चर को दोबारा से भी देख सकते हैं, या आपने अगर वो लेक्चर पहले नहीं देखा है, आप आइसोमेरिज्म से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप वो लेक्चर को जरूर देखें। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ऑलराइट, तो चलिए, हमारे पास ब्यूटेन के बन के 2 चेन आइसोमर और पेंटेन के बन के 3 आइसोमर्स। सो चेन आइसोमेरिज्म हम देखते हैं कि उन कंपाउंड्स में ही हम पाएंगे जहां पे ब्रांचिंग पॉसिबल है, जहां पे हम कार्बन की जो चेन है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है, उसको चेंज कर सके, छोटा कर सके, बड़ा कर सके, तो वहां पे हमें चेन आइसोमेरिज्म मिलेगी। इसलिए जहां पे भी कंपाउंड्स ऐसे होंगे जहां पे 4 से कम कार्बन एटम होंगे, वहां पे ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं होगी, हम पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ को चेंज नहीं कर पाएंगे, उस केस में आपको चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन का अंदर एक ही कार्बन है, कौन सा कार्बन हम तोड़ेंगे और कहाँ पे लगाएंगे? तो ऑब्वियसली मीथेन के अंदर आप चेन आइसोमेरिज्म नहीं देखोगे। अब मैंने मीथेन का ईथेन बना दिया, तो यहाँ पे 2 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, मान लेते हैं हमने इस कार्बन को तोड़ दिया। इस कार्बन को तोड़ के हम लगाएंगे कहाँ पे? लगाना तो है कहीं पे, हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अब हमारी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन तो ये वाली बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाला तो अब रहा नहीं, हमने ये निकाल दिया। तो अगेन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, हमारे पास कुछ भी और नहीं आएगा, राइट। सिमिलरली अब अगर हम 3 कार्बन वाला ले लेते हैं, प्रोपेन ले लेते हैं, तो 3 कार्बन की चेन ले ली, इसमें से हमने एक को ब्रेक कर लिया, राइट। अब इसको मैंने ब्रेक किया, ऑलराइट, इसको हम ब्रेक ही कर देते हैं, और मैंने इसको कहाँ पे लगाया? मैं मान लेती हूँ मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब मेरी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन कौन सी? अगेन 3 कार्बन की तो चेन रही, अगेन ये प्रोपेन ही रहा। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 कंपाउंड्स के अंदर ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि वो कंपाउंड्स चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास कंपाउंड हो C4H8 तो इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? तो सबसे पहला आइसोमर, अब ये क्या है? ये ब्यूटीन है, ठीक है। तो ब्यूटीन के अंदर हमारे पास 4 कार्बन की चेन, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ब्यूट 1E, राइट। तो पहला कंपाउंड हमारे पास ये है। अब दूसरा कंपाउंड जो कि आपके सबसे पहले दिमाग में आएगा वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है कि हमारे पास 4 कार्बन की चेन है,
हम इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन नंबर 1 पे रख के कार्बन नंबर 2 पे कर दें, तो ये भी एक आइसोमर पॉसिबल है, क्योंकि अगेन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पोजीशन डिफरेंट होगी। ये कंपाउंड, पहला कंपाउंड ब्यूट 1 इन था, ये वाला कंपाउंड ब्यूट 2 इन है। मगर ये क्या दोनों चेन आइसोमर्स हैं? ये दोनों चेन आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर भी चेन में 4 कार्बन है, इसमें भी चेन में कार्बन है, तो ये दोनों चेन आइसोमर नहीं है। अगर ये चेन आइसोमर नहीं है तो ये क्या है? वेल, इसके अंदर हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क है। पहले में डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 में, दूसरे में पोजीशन नंबर 2 पे। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट, अभी हम इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं, मगर अभी हम C4H8 का दूसरा चेन आइसोमर देख लें कि वो क्या था। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या किया, पहले में 4 कार्बन की चेन थी, अब हमने 3 कार्बन की चेन बना दी। 3 कार्बन की चेन लगाई, चेन के अंदर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये बन गया प्रोपीन। पोजीशन नंबर 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। अगेन आइसो स्ट्रक्चर हम अभी भी देख सकते हैं, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइलिन। तो हमारे पास C4H8 के 2 चेन आइसोमर्स आए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है आपको। तो C4H9OH, अब इसके भी 2 चेन आइसोमर बनते हैं। ठीक है, तो इसके भी दोनों चेन आइसोमर देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर अगेन स्ट्रेट चेन, हमने 4 कार्बन की चेन बनाई, OH ग्रुप पोजीशन नंबर 1 पे लगाया, तो ये बन गया ब्यूटेन 1 ऑल या N ब्यूटाइल एल्कोहल। अगेन थॉट क्या आएगा कि इस OH को दूसरी पोजीशन पे लगा देते हैं। जब दूसरी पोजीशन पे लगाएंगे, कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। मगर क्या वो दोनों चेन आइसोमर होंगे? वो चेन आइसोमर नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन लेंथ अगेन 4 की रहेगी। तो वो दोनों अगेन क्या बन जाएंगे? पोजीशन आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हुई थी, वहां पे OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप की, इवन साइड चेन की अगर पोजीशन ही डिफरेंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी डिफरेंट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये हो गया N ब्यूटाइल एल्कोहल। तो बिल्कुल जैसे कि अभी हमने 2 मिथाइल प्रोपीन बनाया था, तो यहाँ पे भी हम 3 कार्बन वाली एक चेन बनाएंगे, तो ये बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल या आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ये दोनों चेन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन की चेन, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि चेन आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन की जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है, उसका नंबर में डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलोगे। ऑलराइट, सो पोजिशन आइसोमेरिज्म क्या होती है? पोजिशन आइसोमेरिज्म इज गोइंग टू बी दैट आइसोमेरिज्म जहां पे हमारे पास अगेन कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, मगर ये जो 2 कंपाउंड्स या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स होंगे, इनके अंदर हम क्या देखेंगे कि डिफरेंस होगा पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट में, या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, या फंक्शनल ग्रुप्स में। तो ऐसे को क्या बोलोगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास है प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल। इसमें OH ग्रुप पोजीशन नंबर 1 पे, इसमें OH ग्रुप पोजीशन नंबर 2 पे, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन ऑलरेडी आप देख चुके हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पे, डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 2 पे, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी अगर डिफरेंट होगी, तो वो भी क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर्स। सब्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं, हमारे पास ये क्या है? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनकी पोजीशन में क्या फर्क है? 1 और 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे 1 और 4 पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में डिफरेंस है, राइट? तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? हम इनको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। ऑर्थो, मेटा और पैरा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
कंपाउंड्स का, मगर उनके अंदर पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की अगर डिफरेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और यहाँ पे हम जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिख रहे हैं, हमने सिर्फ दो तरह के आइसोमर्स पढ़े हैं, एक है चेन आइसोमर्स, एक है पोजीशन आइसोमर्स। तो हम वही एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पे यही दो तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। आगे हम वो भी कंपाउंड्स के एग्जांपल्स लेंगे जहां पे और डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। यहाँ पे सिर्फ वही है जिनमें सिर्फ यही दो तरह की आइसोमेरिज्म देखने में मिलेगी। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है, C7H16 दैट इज हेप्टेन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन बनाएंगे 7 कार्बन वाली, जो कि इस नंबर ऑफ कार्बन के लिए मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। तो जितने कार्बन है उसकी हमने चेन बना दी, हमारे पास स्ट्रक्चर आया N हेप्टेन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम 7 कार्बन से 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन बना दें। तो हम जब वो बनाएंगे तो हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप फ्री हो जाएगा। उस मिथाइल ग्रुप को हम नॉन टर्मिनल पोजिशंस पे हर जगह पे लगा के देखेंगे कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, नॉन टर्मिनल पोजीशन पे क्यों लगाना है, क्योंकि अगर आप टर्मिनल पोजीशन पे लगा दोगे तो आपकी चेन की लेंथ सेम रहेगी। तो हमेशा उसको नॉन टर्मिनल पोजीशन पे लगाना है, ना पहले कार्बन पे लगाना है ना लास्ट कार्बन पे लगाना है। ठीक है, तो 6 कार्बन वाली हमने चेन ड्रॉ की। मिथाइल ग्रुप को हमने सबसे पहले पोजीशन नंबर 2 पे लगाया, तो ये बन गया 2 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट हम मूव कर सकते हैं पोजीशन नंबर 3 पे, तो हम 3 पोजीशन पे मूव किया, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट अब हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं पोजीशन नंबर 4 पे। हम यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे लगाया। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, 4 मिथाइल हेक्सेन नहीं, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा अगेन 3 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, जहां पे हम सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर दे सके। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में और जो हमने पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कोई फर्क नहीं है, तो ये आइसोमर नहीं हुए, ये सेम स्ट्रक्चर हुए। सिमिलरली हम यहाँ पे अगर एक CH3 लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, 5 मिथाइल हेक्सेन नहीं, ये बनेगा 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बने हेक्सेन के लिए, एक 2 मिथाइल हेक्सेन और एक 3 मिथाइल हेक्सेन। टर्मिनल पोजीशन पे लगाना नहीं है, बाकी सब पोजीशंस पे आपने लगा के चेक कर लेना है कि कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बने। फिर उसके बाद हम किस पे मूव करेंगे, हम मूव करेंगे 5 कार्बन वाली चेन पे। ठीक है, तो 5 कार्बन वाली चेन पे हमारे पास 2 कार्बन फ्री हो जाएंगे। अब 2 कार्बन फ्री हो जाएंगे, हम उसको लगा के देखते हैं हम कैसे लगा सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हमने 5 कार्बन वाली चेन बनाई तो पेंटेन बन गया, और 2 मिथाइल ग्रुप हमने पोजीशन नंबर 2 पे लगा दिया तो 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन बन गया। ठीक है, इन्हीं को हम थर्ड पोजीशन पे मूव कर सकते हैं, तो 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अगर फोर्थ पोजीशन पे मूव करते तो अगेन नंबरिंग इधर से शुरू होती, तो 2,2 डाइमिथाइल बन जाता, तो वो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है और हमने टर्मिनल पोजीशन पे तो लगाना ही नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमने एक को सेकेंड पोजीशन पे रख के दूसरे को थर्ड पोजीशन पे कर दिया, तो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन बन गया। और एक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, एक को थर्ड से उठा के फोर्थ पे मूव कर दिया, तो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर है पेंटेन के लिए, एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, यहाँ पे हम 2 मिथाइल ग्रुप की जगह पे एक इथाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास 3 इथाइल पेंटेन। अगेन अगर आप इसको सेकेंड पोजीशन पे लगाओगे, टर्मिनल पे तो नहीं लगाना है, मगर आप इसको अगर सेकेंड पोजीशन पे लगाते, ये बनता आपके पास C2H5, राइट। तो आप इसकी जो नंबरिंग करते वो कहां से करते, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 इथाइल ग्रुप के। तो ये कितने कार्बन की चेन बन जाती, ये कार्बन की चेन बन जाती 6 कार्बन की। तो ये अगेन बन जाता है हेक्सेन, सॉरी। और हेक्सेन में आपने ये यहाँ पे नहीं लगाया, हेक्सेन में आपने ये लगाया, तो ये पोजीशन नंबर आएगी 3 पोजीशन पे। ठीक है, तो अगेन ये क्या बन जाता, 3 मिथाइल हेक्सेन।
तो ये वाला स्ट्रक्चर सिर्फ एक इथाइल के लिए पोजीशन हमारे पास एक ही पॉसिबल है एंड दैट इज 3 इथाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए पेंटेन के स्ट्रक्चर। उसके बाद हम क्या मूव कर सकते हैं, हम 4 कार्बन वाली चेन देख सकते हैं। अब उससे मूव करने से पहले, क्योंकि वो नेक्स्ट ये सब वहां पे मिट जाएगा, तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे यहाँ पे आपसे डिस्कस करनी है वो क्या है कि अब एन हेप्टेन को देखोगे और 2 मिथाइल हेक्सेन को देखोगे तो ये किस तरीके के आइसोमर्स हैं। ये चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 कार्बन की चेन है, यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन की चेन है। ये हो गए चेन आइसोमर्स। सिमिलरली अगर आप एन हेप्टेन को और 3 मिथाइल हेक्सेन को देखोगे तो ये कैसे आइसोमर होंगे, ये अगेन चेन आइसोमर्स होंगे। एन हेप्टेन, 2 मिथाइल हेक्सेन और 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये तीनों किस तरीके के आइसोमर्स हो जाएंगे, ये अगेन चेन आइसोमर्स होंगे, क्योंकि चेन की लेंथ डिफरेंट है। मगर अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये दो कंपाउंड्स, ये दोनों कंपाउंड्स कैसे आइसोमर्स हैं, इसके अंदर दोनों के अंदर 6-6 कार्बन की चेन है। फर्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप पोजीशन नंबर 2 पे है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप पोजीशन नंबर 3 पे है। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए ये कैसे कंपाउंड्स होंगे, ये होंगे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो सारे के सारे चेन आइसोमर्स कौन से हैं और पोजीशन आइसोमर्स कौन से हैं। बहुत सारे आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको 3-4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए जाएंगे और आपको बताने होंगे कि उसमें से कौन से चेन आइसोमर है, कौन से पोजीशन आइसोमर है। तो आप उसको कैसे देखोगे, आप उसको देखोगे कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन में अगर डिफरेंस है तो चेन आइसोमर, अगर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क है तो वो बन जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है। सो लास्ट अब हमारे पास 4 कार्बन वाली चेन आ जाएगी। 4 कार्बन वाली चेन में अब हमारे पास 3 कार्बन फ्री रह जाएंगे जो कि हम साइड चेन में लगाएंगे। अगेन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल मिलेगा और वो होगा कि आप इसको 2 मिथाइल ग्रुप को कार्बन नंबर 2 पे लगाओगे और एक मिथाइल को कार्बन नंबर 3 पे लगाओगे। अगर इधर से शुरू करोगे तो नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी। सो एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। आप अगेन यहाँ पे एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन का नंबर 4 से 5 हो जाएगा अगर आप ऐसे करोगे। तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, दैट इज 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। तो टोटल हमने हेप्टेन के लिए यहाँ पे 9 आइसोमर्स ड्रॉ किए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट 10 कार्बन तक कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं एक अल्केन के लिए। तो सबसे पहले मीथेन के अंदर एक ही आइसोमर, C2H6 के अंदर एक ही आइसोमर, C3H8 में एक ही, और हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ही बात कर रहे हैं। C4H10 के अंदर 2, C5H12 में 3, ये हमने ऑलरेडी ड्रॉ किए। C6H14 हमने ड्रॉ नहीं किया, तो ये आपका होमवर्क रहा कि आपके इसके 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। आप खुद से बना के देखिए आप बना सकते हैं या नहीं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास C7H16, इसके 9 आइसोमर हमने ड्रॉ किए। अब जैसे जैसे हमारे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा तो आइसोमर्स का नंबर भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ इसके बियॉन्ड जनरली कभी भी एग्जामिनेशन में आपको आइसोमर्स बनाने नहीं आते। ठीक है, बट स्टिल हम 10 तक याद कर लेंगे कि C8H18 में 18, C9H20 में 35 और C10H22 में 75। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, कोई हमारे पास वे आउट नहीं है। बहुत मैंने ट्राई भी किया कि कोई सीक्वेंस सीरीज कुछ भी ऐसा कुछ बना लें जो कि हम इसको याद रख सके, तो वेल वो याद नहीं रख पाएंगे। आपको ये याद ही करना होगा कि किसके कितने आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो है कि हमारे पास अगर एक अल्काइल रेडिकल हो तो उसके कितने आइसोमर बनते हैं और हम उसको किस तरीके से बनाते हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप अभी अंडरस्टैंड करोगे, पर सबसे पहले लेट अस सी कि हम वो अल्काइल रेडिकल्स के कितने आइसोमर बनेंगे स्ट्रक्चरल, वो कैसे देखते हैं। अब जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अल्काइल रेडिकल्स के ड्रॉ करेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि जो भी नंबर ऑफ आइसोमर्स एक अल्केन के होते हैं उससे हमेशा ही ज्यादा अल्काइल रेडिकल के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा था कि C4H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर थे, 2 थे।
ठीक है, एक एन ब्यूटेन था, एक आइसोब्यूटेन था। अगर हम अल्काइल रेडिकल जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे ब्यूटेन से, तो हमें मिलेगा C4H9, इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइल रेडिकल, और इसके जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, तो देख भी लेते हैं जल्दी से। C4H10 के दो आइसोमर्स एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये अभी हमने स्टडी कर ही लिया है। और C4H9 के जो 4 आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो है एन ब्यूटाइल रेडिकल, सेक ब्यूटाइल रेडिकल, आइसोब्यूटाइल रेडिकल और टर्ट ब्यूटाइल रेडिकल। राइट, अब ये रेडिकल्स हम कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन से कैसे ड्रॉ करते हैं, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। पर सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमने अगर एक अल्केन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइल रेडिकल्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अगेन ये जो चीजें हम ये स्टडी कर रहे हैं, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसो, टर्ट, ये सब कुछ हमने लेक्चर नंबर 6 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मगर अगर वहां पे आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग में कभी रह गई हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर लें। आप बहुत सारा नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी सीख चुके हो और यहाँ पे जब आप इसको आइसोमर्स के फॉर्म में स्टडी कर रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर हमारे पास ब्यूटेन है तो ब्यूटेन से हम ये 4 आइसोमर्स कैसे बनाएंगे ब्यूटाइल रेडिकल के। तो अब यहाँ पे अल्काइल रेडिकल किसी भी अल्केन के लिए कैसे बनाते हैं वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 ब्यूटेन के आइसोमर्स एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब इसमें आपको देखना क्या है कि जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है अल्केन के अंदर वो किस तरह के कार्बन्स हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, तो हम उसको यहाँ पे लेबल कर लेंगे। अगर एन ब्यूटेन देखोगे तो यहाँ पे पहला कार्बन और जो लास्ट वाला कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है, जो या तो किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो, जैसे कि मीथेन में होता है, या उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन एटम अटैच्ड हो, तो ऐसा कार्बन होगा प्राइमरी कार्बन। और उसके साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन दो साइड्स के साथ कार्बन के साथ जुड़ा होगा और उसके साथ जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो बन जाएंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। और आइसोब्यूटेन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो तरह के हाइड्रोजन कार्बन है, प्राइमरी कार्बन और टर्शरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन जो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और टर्शरी जो 3 साइड के साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दो तरह के यहाँ पे कार्बन है। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, अगर आप ये प्राइमरी हाइड्रोजन लोगे जो कि एन ब्यूटेन में 6n नंबर है, इनमें से आप कोई भी एक हाइड्रोजन जब निकालोगे, प्राइमरी हाइड्रोजन जब आप निकालोगे, तो जो अल्काइल रेडिकल आपको मिलेगा वो होगा एन ब्यूटाइल रेडिकल। ठीक है, चाहे ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, या ये निकाल दो, ये निकाल दो, तो आपके पास जितने भी प्राइमरी हाइड्रोजन है उनमें से सारे जब आप निकालोगे तो आपको मिलने वाला जो रेडिकल होगा वो होगा एन ब्यूटाइल रेडिकल। सिमिलरली अब हमारे पास 4 क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है। इन 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन में से कोई भी एक सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाल दोगे जो कि सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, तो आपको जो रेडिकल मिलेगा वो होगा सेक ब्यूटाइल रेडिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल। ठीक है, सो सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल या 2 डिग्री, ये यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो 2 ब्यूटाइल रेडिकल इसका नाम हो गया। परफेक्टली फाइन। अब हम आ जाते हैं आइसोब्यूटेन पे। अब आइसोब्यूटेन के अंदर आप क्या देख रहे हो कि दो तरह के हाइड्रोजन है, एक है प्राइमरी हाइड्रोजन, एक है टर्शरी हाइड्रोजन। अब तीनों में से ये वाला भी प्राइमरी है, तो ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इन तीनों कार्बन्स के साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है उनमें से कोई भी आप एक हाइड्रोजन निकालोगे तो जो आपको रेडिकल मिलेगा वो होगा आइसोब्यूटाइल रेडिकल। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने ये वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकाला। अब ये आइसोब्यूटाइल क्यों है, क्योंकि इसमें आप आइसोब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे देख सकते हो, सेकेंड पोजिशन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम इसका टर्शरी हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टर्ट ब्यूटाइल रेडिकल। तो इस तरीके से हमने यहाँ का टर्शरी हाइड्रोजन निकाल दिया, तो टर्ट ब्यूटाइल रेडिकल मिल गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है आइसो रिलेटेड, वो ये है कि सपोजिटली हमारे पास ये 3 कार्बन वाला होता,
इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन में हमारे पास ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है और ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है। इसमें से अगर आप प्राइमरी हाइड्रोजन निकालोगे तो ये बनेगा एन प्रोपाइल रेडिकल। मगर अगर आप एक सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालोगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन आपने निकाला तो ये आपके पास कार्बन बन गया। उसके बाद आपके पास ये एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे एक ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ और मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है, ये एक मेरे पास हो जाएगा H। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये रेडिकल मिलेगा जब आप सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाल रहे हो एन प्रोपेन में से, राइट। तो ये जो आपके पास अब रेडिकल बना, आप अगेन इसमें देख सकते हो कि ये एक आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल रेडिकल। ठीक, परफेक्टली फाइन। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है। इसमें हमने हाइड्रोजन कौन सा निकाला है, सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाला है। बाकी सब केसेस में आप क्या देखोगे कि जब आपको हाइड्रोजन निकालना है, जैसे कि आपने आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल रेडिकल बनाया है, आप जो हाइड्रोजन निकाल रहे हो वो हमेशा एक प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आइसोप्रोपाइल रेडिकल ओनली एक्सेप्शन है जहां पे हम एक सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाल रहे हैं एन प्रोपेन में से। ठीक है, बाकी सब केसेस में एक तो आपके आइसो कंपाउंड होगा, जैसे कि ये आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन से ही आपको आइसोब्यूटाइल रेडिकल मिलेगा। मगर यहाँ पे आप प्राइमरी हाइड्रोजन निकाल रहे हो, यहाँ पे आप सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाल रहे हो, ये एक एक्सेप्शन है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि अगर सपोजिटली मेरे पास ये पान कार्बन वाला एल्केन हो, वो क्या होगा, पेंटेन होगा। ठीक है, पेंटेन में मैं इसका आइसो बनाऊंगी, क्योंकि हमें अगर एक आइसोपेंटाइल रेडिकल चाहिए होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आइसोपेंटेन होना जरूरी है, तभी हमारा आइसोपेंटाइल रेडिकल बनेगा। अब इसमें से मुझे एक प्राइमरी हाइड्रोजन निकालना है। अब वो जो प्राइमरी हाइड्रोजन है वो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम कौन सा निकालेंगे कि ये आइसोब्यूटाइल रेडिकल बने। अगर आप इस ये वाले का हाइड्रोजन निकालोगे या ये वाले का हाइड्रोजन निकालोगे तो आपका जो आइसो ग्रुप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए आप हमेशा जब भी एक आइसो रेडिकल बनाओगे तो आइसो ग्रुप के जहां पे आपका सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप पड़ा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चले जाओ। ऑपोजिट साइड पे जो टर्मिनल कार्बन होगा वो आपका प्राइमरी कार्बन होगा, उसका जब आप हाइड्रोजन निकालोगे तो आपको आइसो ग्रुप मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल रेडिकल। यहाँ पे भी आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये आपके पास आइसो ग्रुप है, इसमें आप दूसरे एंड पे चले गए, चेन की दूसरा एंड ये वाला कार्बन आ गया, यहां से आपने एक हाइड्रोजन निकाला। ठीक है, तो हमेशा एक आइसो कंपाउंड में से आपको आइसो अल्काइल रेडिकल मिलेगा। हमेशा आप प्राइमरी हाइड्रोजन निकालोगे आइसो कंपाउंड अल्केन में से तो आपको आइसो रेडिकल मिलेगा। एक्सेप्शन वहां पे क्या रहेगी, आइसोप्रोपाइल रेडिकल के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो हमारे पास ब्यूटेन्स के 2 आइसोमर थे, मगर ब्यूटाइल रेडिकल के 4 आइसोमर बन गए। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ, आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये अल्काइल रेडिकल्स वाले कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेगा ये क्वेश्चन। ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9CN एंड नेम देम। ऑल्सो आइडेंटिफाई द चेन एंड द पोजिशन आइसोमर्स। तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अगर आप इस कंपाउंड को देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखो, तो इससे मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि अगर ये Cl की जगह पे मेरे पास एक हाइड्रोजन होता तो मेरा कंपाउंड होता ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन के आपको ऑलरेडी 2 आइसोमर पता है कि कौन से होते हैं, एक होता है एन ब्यूटेन, एक होता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब इस ब्यूटेन में से मैंने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है। इस हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो मेरे पास स्ट्रक्चर आया वो आया ब्यूटाइल रेडिकल का। ठीक है, C4H9 का। अब इसके लिए हमने क्या सीखा था कि हमारे पास 4 आइसोमर बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी
हाइड्रोजन्स निकालने पर हमारे पास 4 आइसोमर बनेंगे। अब वो जो 4 आइसोमर बनेंगे, जहां जहां से आपने अगर हाइड्रोजन निकाला है वहां वहां पे अगर आप क्लोरीन एटम लगा दोगे तो आपके पास सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। तो आपके पास 4 आइसोमर आएंगे इस कंपाउंड के, कॉरस्पॉन्डिंग टू 4 आइसोमर्स जो कि आपने C4H9 के लिए बनाए थे। ठीक है, दोबारा से देखते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इसको रब करते हैं कि देखें कि कैसे वो हमारे पास 4 आइसोमर आए। तो हमने देखा कि हमने ब्यूटेन में से, एन ब्यूटेन में से अगर प्राइमरी हाइड्रोजन को निकाला तो हमारे पास कौन सा रेडिकल बना था, एन ब्यूटाइल रेडिकल। अब उस प्राइमरी हाइड्रोजन की जगह पे अगर आप क्लोरीन लगा दोगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, पहला आइसोमर। उसके बाद हमने एन ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकाला जो कि सेकेंडरी हाइड्रोजन था, सेक ब्यूटाइल रेडिकल मिल गया। उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया तो आपको क्या मिला, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। सिमिलरली ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर क्या था, आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में कौन से तरह के कार्बन थे, एक प्राइमरी कार्बन थे, एक टर्शियरी कार्बन थे। प्राइमरी कार्बन का अगर हाइड्रोजन निकाला था तो कौन सा रेडिकल बना, आइसोब्यूटाइल रेडिकल। इस हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन निकाल लगा दिया तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर हमने आइसोब्यूटेन में से हाइड्रोजन टर्शरी वाला निकाला तो कौन सा बना था, टर्ट ब्यूटाइल रेडिकल। और अगर इसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया तो आपको मिला टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल आइसोमर्स हैं C4H9Cl के। और जो हमने अभी स्टेप्स भी सीखे कि इस तरीके से हम चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स बना सकते हैं, उस स्टेप के अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखोगे तो आपके पास 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनेगी। 4 कार्बन की आपने सबसे पहले चेन बनाई, उसके बाद आपने एक क्लोरीन लगा दिया पोजीशन नंबर 1 पे, पहला स्ट्रक्चर आ गया। पोजीशन नंबर 2 पे लगाओगे तो दूसरा स्ट्रक्चर आ गया। फिर आपने इसकी लेंथ को छोटा कर दिया, 3 कार्बन की लेंथ बना दी। 3 कार्बन की लेंथ बनाने का पोजीशन नंबर पहले आपने यहाँ पे लगाया, एक आइसोमर आ गया, और इस वाली पोजीशन पे लगाया तो दूसरा आइसोमर आ गया। जब छोटे स्ट्रक्चर्स है तो आसान है, आप इसको देख भी सकते हो, बट जब डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, बड़े स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, वहां पे आप कोई भी एक आइसोमर मिस कर सकते हो। इसलिए बेस्ट वे इज कि पहले अगर आप इसके अल्काइल रेडिकल्स बना लो, या आपने अपनी सिर्फ पेरेंट एल्केन्स बना लो, उस पेरेंट एल्केन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हाइड्रोजन्स को मार्क कर लो, और वहां से आप कॉरेस्पॉन्डिंगली रेडिकल्स बना के जहां जहां से आपने हाइड्रोजन निकाला है वहां पे इस तरीके से अपना सब्स्टिट्यूएंट लगा दो तो आपको सारे पॉसिबल आइसोमर्स मिल जाएंगे और आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर अब यहाँ पे मैं Cl की जगह पे OH लगा दूं, राइट, तो C4H9OH, तो जहां जहां पे Cl है वहां वहां पे OH लगा दोगे तो आपको सारे C4H9 वाली एल्कोहल्स के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। राइट, C4H9NH2 हो सकता है मेरे पास, तो जहां जहां पे Cl है वहां वहां पे NH2 लगा दोगे तो आपके पास C4H9 वाली जितनी भी अमीन है उसके स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। समझ आ रही है आपको? और इस तरीके से आपको ये अल्काइल रेडिकल्स की स्टडी हेल्प करती है। अब यहाँ पे पहला और दूसरा ये कैसे आइसोमर्स हैं हमें आइडेंटिफाई करने हैं, चेन और पोजीशन आइसोमर। तो पहले और दूसरे के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन सेम है, तो ये कैसे आइसोमर होंगे, ये होंगे चेन आइसोमर। ठीक है, अगर हम इनको नंबर कर लेते हैं 1 2 3 और 4, तो 1 और 2 क्या है, 1 और 2 है पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर नहीं, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है वो सेम है, सिर्फ हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन डिफरेंट है। अगर हम 1 और 3 को कहें तो 1 और 3 के अंदर क्या है, कार्बन की लेंथ 1 के अंदर 4 की और 3 के अंदर 3 कार्बन वाली, तो यहाँ पे चेन की लेंथ डिफरेंट होगी तो ये क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। राइट, अगर हम 2 और 3 को कहेंगे तो सेम, ये भी चेन आइसोमर्स। अब 1 और 4 कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, 1 और 4 को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अगेन 4 कार्बन की लेंथ है, यहाँ पे 3 कार्बन की लेंथ है। ठीक है, तो ये चेन आइसोमर है। अब दूसरी चीज है कि यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 पे क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 पे क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये चेन आइसोमर भी है और ये पोजीशन आइसोमर भी है। राइट, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, कभी भी एक दो आइसोमर्स
चेन और पोजीशन आइसोमर्स इकट्ठे नहीं होंगे, या वो चेन आइसोमर है या वो पोजीशन आइसोमर है। और जहां पे आपको ऐसी कंफ्यूजन हो कि चेन आइसोमेरिज्म भी आपको लग रही है और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी लग रही है, तो आपने प्रायोरिटी किसको देनी है? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। अगर कार्बन लेंथ डिफरेंट है तो वो चेन आइसोमर है, चाहे वो पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट की है वो सेम है या नहीं है। ठीक है। 1 और 3 के अंदर सेम पोजीशन थी, 1 और 4 के अंदर डिफरेंट पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की, बट ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये चेन आइसोमर है, क्योंकि चेन की लेंथ में डिफरेंस है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना है कि चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म एक दो स्ट्रक्चर्स पे दो आइसोमर्स कभी भी चेन और पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे। प्रायोरिटी आप हमेशा चेन को दोगे। ओके। सो नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर है अब आप हमारे पास, all possible cyclic isomers with the molecular formula C6H12। और यहाँ पे आपको सिर्फ cyclic isomers क्यों बनाने को कहा है? इसलिए क्योंकि ये जो molecular formula है C6H12, ये साइक्लोएल्केन्स का भी फॉर्मूला हो सकता है, ये एक एल्कीन का भी फॉर्मूला हो सकता है। तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, राइट। और सिमिलरली साइक्लोएल्केन भी, ये साइक्लोएल्केन अगर हो तो उसका भी जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। तो दोनों तरह के यहाँ पे आइसोमर्स पॉसिबल है। एल्कीन के भी आइसोमर्स आप बना सकते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। साइक्लोएल्केन के भी आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हो। हम यहाँ पे सिर्फ साइक्लोएल्केन्स के आइसोमर बनाएंगे, एल्कीन्स के आइसोमर आप खुद से घर पे ट्राई करेंगे कि कितने पॉसिबल है, और उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे कि कितने आइसोमर आपके बने। ठीक है, एक आपका ये होमवर्क हुआ। और अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक कंपाउंड ऐसे होगा जैसे कि सपोजिटली एक एल्कीन है हमारे पास, ठीक है, ये मेरे पास एक एल्कीन है 4 कार्बन वाली, और अगर मुझे ये साइक्लोएल्केन बनाना होगा तो 4 कार्बन की रिंग होगी, ये साइक्लोएल्केन होगा। अब ये दोनों किस तरीके के आइसोमर हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, तो ये दोनों किस तरीके के आइसोमर हैं? क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? क्या ये पोजीशन आइसोमर है? क्या ये चेन आइसोमर है? या और भी हमें आगे सीखने हैं आइसोमेरिज्म? तो आप अभी नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करोगे कि ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और ये एक रिंग कंपाउंड है, इसलिए इसके लिए जो हम आइसोमेरिज्म कहेंगे वो कौन सी है? वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपका ये कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मगर अभी के लिए हमें क्या ड्रॉ करना है? हमें साइक्लिक कंपाउंड ड्रॉ करने हैं C6H12 के लिए, तो हमें साइक्लोएल्केन्स बनानी है इस फॉर्मूला के लिए। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे? जो यहाँ पे सबसे बड़ी रिंग बनेगी, सबसे बड़ी रिंग कहाँ पे बनेगी? 6 कार्बन वाली रिंग, दैट मीन्स विल बी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्या करेंगे? रिंग का साइज छोटा कर देंगे, जैसे कि हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में भी लेंथ ऑफ द कार्बन चेन को छोटा करते जाते हैं। तो 6 वाली रिंग के बाद 5 कार्बन वाली रिंग बना देंगे। 5 कार्बन वाली रिंग बनाई तो एक कार्बन फ्री हो जाएगा एज अ मिथाइल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब इसको आप कहीं किसी भी पोजीशन पे लगा लो, वो पोजीशन ही नंबर 1 होगी। तो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड में जब भी एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक साइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। इस मतलब मिथाइल साइक्लोपेंटेन का एक ही आइसोमर पॉसिबल है, चाहे आप यहाँ लगा दो, चाहे आप यहाँ लगा दो, चाहे आप यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन में आपको सिर्फ एक ही आइसोमर मिलेगा, राइट। अब इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट रिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट रिंग 5 के बाद कौन सी होगी? 4 कार्बन वाली रिंग। 4 कार्बन वाली रिंग बनाई तो 2 कार्बन फ्री हो गए। 2 कार्बन को मैंने पहले कैसे लगाया है? पहली ही पोजीशन पे एज मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन बन गया। ठीक है, अब हम ये क्या कर सकते हैं कि इनको डिफरेंट पोजीशंस पे भी लगा सकते हैं। 1 और 2 पोजीशन पे लगाया तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगर 1 और 3 पोजीशन पे लगा दिया तो 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। 1 और 4 पे लगाओगे तो 1 और 4 नहीं होगा, 1 और 2 बन जाएगा। आपको नंबर इस तरीके से इधर से शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बन गई। कोई और भी पॉसिबिलिटी है?
पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके पास 2 कार्बन है तो आप मिथाइल की जगह पे एक इथाइल चेन भी लगा सकते हो। तो अब आपके पास क्या आएगा, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगेन इस 4 कार्बन की रिंग के लिए आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कितना होगा, हमेशा पोजीशन नंबर 1। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है इथाइल ग्रुप लगाकर आइसोमर बनाने के लिए। ठीक है, ऑलराइट। अब 4 की पॉसिबल है तो इसके बाद हम 3 की भी बना के दे सकते हैं, तो 3 भी रिंग बनेगी आपकी। तो 3 वाली रिंग बनाते हैं। 3 वाली रिंग बनाई, सबसे पहले 3 कार्बन, तो हेक्सेन में से आपके पास 3 कार्बन फ्री हो गए, मैंने 3 कार्बन की एक रिंग बना साइड चेन लगा दी। ठीक है, तो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल, ये हमारे पास प्रोपाइल। अब इसमें से मेन आपका बेस नेम किसका आएगा, क्या साइक्लिक रिंग का आएगा या साइड चेन का आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास कार्बन का नंबर सेम है। तो आई होप आप लोगों को याद है कि जब भी आपके पास साइड चेन हो तो साइड चेन को आप पेरेंट चेन तब मानते हो जब उसके अंदर जो कार्बन का एटम्स का नंबर है वो रिंग से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे बराबर है, अगर ये बराबर है तो आपकी पेरेंट एल्केन कौन सी होगी, ये रिंग होगी। तो ये होगा साइक्लोप्रोपेन और उस पे प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ऑलराइट, नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्रोपाइल रिंग की कार्बन नंबर 1 को यहाँ पे रिंग के साथ जोड़ा है, हम उसको रिंग नंबर पोजीशन नंबर 2 के साथ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। इसमें क्या था, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। पहले कार्बन 1 को जोड़ा था, अब हमने कार्बन नंबर 2 को जोड़ दिया। इधर से जोड़ दोगे तो फिर से कार्बन नंबर 1 ही बनेगा, तो एक ही बात रहेगी, आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब हम प्रोपाइल की जगह पे साइड चेन को छोटा कर सकते हैं। साइड चेन को छोटा करोगे तो क्या बनेगा, हम एक इथाइल और एक मिथाइल लगा सकते हैं। दोनों को पहली पोजीशन पे लगाया तो इथाइल मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर डिफरेंट पोजीशन पे लगाया, एक पे इथाइल एक पे मिथाइल, तो जो पहला नंबर होगा वो अल्फाबेटिकली इथाइल को आता है, तो 1 नंबर हम इसको कहेंगे, इसको 2 नंबर कहेंगे। तो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे वापस लगा दोगे तो 1 और 2 इधर से आ जाएगा, और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। राइट, इसके बाद हम इथाइल को भी और छोटा कर सकते हैं, 3 मिथाइल ग्रुप बना सकते हैं। 3 मिथाइल में से 2 एक पोजीशन पे लगा दें, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH2 होता है। CH2 में से 2 हाइड्रोजन निकाल के आप 2 ही मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो, तीसरा नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो 2 हमने एक पोजीशन पे लगा दिया, एक हमने एक पोजीशन पे लगा दिया, 1 1 2 ट्राई मिथाइल प्रोपेन। और बाकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि ये वाले को भी यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे लगा दो, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि C6H12 के लिए पॉसिबल है। कितने स्ट्रक्चर्स बन गए, 1 2 3 4 6 और 6 12 स्ट्रक्चर्स। तो 12 साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल हैं, और सिमिलरली बहुत सारे आइसोमर्स आप C6H12 एल्कीन के लिए भी ड्रॉ कर पाओगे। फाइन, तो अब आपको आई होप अंडरस्टैंड हुआ कि ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं। एक और चीज जो यहाँ पे आप देख सकते हो वो ये है कि यहाँ पे कौन सी तरह की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन की रिंग है, ये 5 कार्बन की रिंग है। रिंग का साइज का फर्क हो गया, तो ये क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। और जब ये चेन आइसोमेरिज्म एक रिंग में होती है तो हम इसको साइक्लिक चेन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, या साइक्लिक आइसोमेरिज्म भी कह, सॉरी चेन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, दोनों ही तरीके से ये सही होगा। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन, अगेन ये क्या हो जाएंगे, सारों के साथ ये क्या बनेगा, चेन आइसोमेरिज्म। साइक्लोहेक्सेन और इसके साथ अगेन चेन आइसोमेरिज्म, तो ये 6 और ये और चारों कैसे होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। ये और ये 6 के 6 ये सारे इंडिविजुअली क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। राइट, अब ये देखोगे अगर आप ये वाला और ये वाला, या ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये कैसे आइसोमर्स है, इनके अंदर जो चेन है वो तो रिंग तो सेम साइज है, सब साइक्लोब्यूटेन है, सबकी रिंग के अंदर 4 कार्बन एटम है, डिफरेंस क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स का, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सिमिलरली ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। अगर आपस में रिंग में साइज का फर्क होएगा तो ये बनेंगे चेन आइसोमर्स। परफेक्टली फाइन, आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। दैट्स वेरी गुड।
सो इसके साथ आज का हमारा ये लेक्चर फिनिश हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसके आगे फर्दर क्या टाइप्स हैं, कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। और आज हमने दो तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टडी कर लिया है, एक चेन आइसोमेरिज्म और एक पोजिशन आइसोमेरिज्म। सो उन दोनों से रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट अब बिल्कुल क्लियर है। इन केस अगर आपको अभी भी लगे कि आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपने डाउट्स एट h2ochemistry@gmail.com। तो मेल करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के पोस्ट नहीं कर सकते हैं, आप वो पिक्चर्स क्लिक करके हमें मेल में अपलोड कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। बट प्लीज अपने डाउट्स को क्लैरिफाई जरूर करते रहिए सो दैट कि आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो। इसी से ही आपके एग्जामिनेशन में रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। सी यू अगेन, हैव अ नाइस टाइम, बहुत सारी पढ़ाई करो और हमें नेक्स्ट बार जरूर मिलो। कहाँ पे मिलेंगे? एट H2O केमिस्ट्री। सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमें आइसोमेरिज्म के लिए ही पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज डू दैट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे द मोमेंट वी पुट अप द नेक्स्ट लेक्चर फॉर यू। सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।